हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमने सुबह अपना नीट अवतार सीरीज में केमिकल काइनेटिक्स का पूरा जो भी था, जितने फॉर्मूले, जितने टिप्स एंड ट्रिक्स बन सकते थे, हमने सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर। अभी हमारा है कि हमें कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाने जा रहा हूँ। और गारंटी ये है कि इतने क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पलर के क्वेश्चन निपटाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। बताओ रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट जो है, मैंने सुबह ही बताया था कि जो कैटलिस्ट होता है उसका कोई भी रोल डेल्टा एस में नहीं होता है, यानी डेल्टा एस को वो छूता तक नहीं है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को। वो केवल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वल एक्सटेंट से आगे पीछे करता रहता है। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट तो बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट तो घटा देगा। तो किसके थ्रू करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम बेसिक करके। तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका आंसर होगा, यानी पहले का सी। ठीक, दूसरा देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व। अभी बोला हूं ना कि इंथैल्पी ऑफ हीट पे कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि अनचेंज रहेगा। ठीक, तीसरा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछना। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का बताओ, तुम खुद बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने क्या तुम्हें बताया, फॉर्मूला पढ़ाया था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। मैंने यही बताया था ना कि देखो लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303। ठीक है, आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला था ना एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट कांस्टेंट, वो भी दो रेट कांस्टेंट है, 1 और 2, यानी दूसरा रेट कांस्टेंट अपन पहला रेट कांस्टेंट, वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिलेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमाइनिंग दी रेट कांस्टेंट है टू टेम्परेचर। टू टेम्परेचर मतलब T1 और T2। यहाँ तक क्लियर है? तीसरे का बी। ठीक है, चौथे का देखो, चौथा देखो, कह रहा है कंसीडर फिगर 4.1 और मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर को देखो और मार्क करो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये बताओ इस फिगर से हमको क्या मालूम होता है? हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था सुबह, मतलब जब क्लास के था तभी बताया। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड होगा हमारा यही तो होगा ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और ये हमारा क्या होता है? डेल्टा एच होता है। तो ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड क्या E1 प्लस E2 है? देखो E1 प्लस E2 है ना। देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड E1 प्लस E2 है। और देखो दोनों में एनर्जी किसका ज़्यादा है? एनर्जी रिएक्टेंट का ज़्यादा है कि प्रोडक्ट का ज़्यादा है? तो ये देखो हमारा एनर्जी का कर्व है। तो तुम्हें दिख रहा होगा रिएक्टेंट यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, यानी प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा उछलता है। तो ज़्यादा उछलेगा तो अनस्टेबल होगा, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होगा? अनस्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, सही बात है। एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, सही बात है। देखो प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, प्रोडक्ट क्या है? ज़्यादा एनर्जी तो अनस्टेबल होगा, रिएक्टेंट में कम एनर्जी तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो चौथे का ए, चौथे का ए। ठीक है, ये दे दिया है, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो ए बी। गैस गैस गैस, देखो सुबह ही मैंने बोला था गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 2.303/T लॉग पी इनिशियल अपन 2 पी इनिशियल माइनस PT। देखो ये एग्जाम्पलर में भी पूछा है। ठीक है, और ये NCERT में भी दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अकॉर्डिंग टू द आरएनएस रेट कांस्टेंट A to the power E माइनस CRT बीच ऑफ द फ्लाइंग रिप्रेजेंट एलन वर्सेस KT। अरे यार अभी बताया था ना, एलन के वर्सेस 1/KT का ग्राफ क्या था? देखो एलन में जब था तो स्लोप हमारा, स्लोप कितना आ रहा था? माइनस EA/R। जब लॉग में था तो स्लोप कितना आ रहा था बताओ? माइनस EA/2.303R। तो चेक कर लो, एलन के वर्सेस 1/T पहला ग्राफ होगा 6 का ए, 6 का ए, सही है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। हाँ, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाते चलता हूँ तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी तुम्हें। देखो एलन के वर्सेज 1/T में EA/R था, और लॉग 10 में 1/T में माइनस EA/2.3। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ दिखाते चलता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 का ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
कह रहा है रेट कांस्टेंट आरएनएस का इतना दिया है, आरएनएस का इक्वेशन दिया है के इक्वल टू ई टू माइनस ई आर टी। कह रहा है रेट कांस्टेंट क्या क्या हो सकता है। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो के का वैल्यू क्या है, ए ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी, ठीक है। तो तुम एक चीज़ मुझे बताओ, अगर तुम जैसे ये देखो ई अपन आर टी आ रहा है ना, यहाँ पे ई अपन आर टी माइनस में है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के है ना। देखो के टू पावर में ए अगर हटा दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। तो अगर मैं टी को बढ़ाऊंगा तो ये पूरा टर्म कम आएगा ना। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ तो ये पूरा टर्म कम आएगा, ठीक है। यानी अगर मान लो पहले 10 था तो अब 5 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है। तो ये बताओ माइनस ज़्यादा, -5 ज़्यादा बड़ा है कि -10। तो ऑब्वियस बात है -5। यानी कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो के का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, पहला चीज़, ठीक है। के का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ तो और देखो तीसरी एक चीज़ और देखो, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ ना। एक्टिवेशन देखो, अगर एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, सही बात है। और देखो अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, ये चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को हमने कम कर दिया, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म में तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर तो पूरा टर्म कम हो जाएगा। 7 का आंसर कितना दिया, डी दिया हुआ ना। 7 का कहाँ दिया हुआ है, 7 का डी दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी घटाओगे तो सही तो बात है। देखो एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटाओगे तो ये वाला टर्म कम होगा, माइनस ये वाला टर्म कम होगा। यानी फिर से पहले मान लो -10 था तो अब -5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, -5 बढ़ गया। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी घटाने पे भी हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले तो समझ में आ गया था ना कैसे किया था। टेम्परेचर बढ़ाया तो माइनस ये वाला टर्म और छोटा हो गया, यानी पहले -10 था -5 हो जाएगा। तो -5 बड़ा होता है, यानी वो बढ़ गया तो के भी बढ़ जाएगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और दूसरे वाले टर्म में अगर ई को घटाओगे तो जाहिर सी बात है पूरा टर्म माइनस में घटेगा। तो माइनस में घटना क्या होता है, -10 से -5 हुआ तो यानी -5 बड़ा होता है, तो फिर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी, ठीक है। 8 का देखो, ठीक है। 8 देखो, ए ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लीज वर्सेस वॉल्यूम इतना जिंक का डायरेक्ट गिवन ऑन द बेसिस मार्क। कह रहा है बस ग्राफ को देखो, पढ़ना हमको आना चाहिए। ग्राफ देखो कैसे पढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज अप टू 40 सेकंड। 40 सेकंड देखो कहाँ पे है, 40 सेकंड का एवरेज कितना है, देखो V3 से V2 है, V3 से V2 अपन 40, नहीं गलत हो गया, ठीक है। V3 से V2 गलती हो गया। एवरेज रेट 40 सेकंड, अप टू 40 सेकंड। 40 सेकंड पे देख लो, V3 से V2 पे जा रहे हो, V3 से V2 पे जा रहे हो तो 40 - 30। 8 का बी ये है ना, V3 से V3 ये है हमारा, ठीक है। और V2 तो V3 - V2 अपन ये 40 माइनस V2 कितना बाबू, 40 - 30 नहीं, गलत हो गया। तीसरा देखो 40 सेकंड पे एवरेज देखो, 40 सेकंड पे एवरेज V3 अपन 40, तीसरा सही होगा, तीसरा सही होना चाहिए इसका, ठीक है। 40 सेकंड पे क्या होगा, देखो 40 सेकंड पे क्या है, 40 सेकंड पे क्या है, देखो V3 है और उसका कितना दिया है ये देख लो, 40 दिया हुआ है, ये हो जाएगा। चौथा देखो 40 सेकंड पे 40 सेकंड पे जीरो से लेंगे ना, 40 सेकंड पूछ रहा है ना, 40 अप टू 40 सेकंड, यानी 0 से 40 करोगे ना तो V3 माइनस V2, V3 माइनस V2 नहीं होना चाहिए, V3 माइनस ये इनिशियल कर दोगे तब जाके सही होगा। तो V3 - V1 अगर चेक कर लो एक बार, देखो V3 - V1, V3 - V1, V1 हमारा कहाँ पे है, V1 कहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 30, 40 - 30 होगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार खुद से भी कर लेना, आंसर एक बार मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने लिखा नहीं लिखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार मिला लेना। अगर हो सकता है मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मैं कई बार सॉल्व करूँगा तो मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो मैं बस आंसर लिख लेता हूँ, इसका आंसर ये होगा, उसके बाद तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूँ। तुम्हारा काम है ये क्वेश्चन को पॉज करो फिर सॉल्व करो, ऐसा नहीं मेरे साथ ही चलते जा रहे हो देखते जा रहे हो।
क्वेश्चन को पॉज करके एक बार रोको, देखो, तुम समझो क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद आंसर मिलाओ मेरे से, मैं कैसे सॉल्व करूँ, मेरा अप्रोच क्या है। तो हो सकता है इसका मतलब तुम्हारा आंसर मेरे से डिसमैच कर जाए, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना नेट से या कहीं से भी क्रॉस चेक करके देख लेना एक बार कि मेरा सही है कि तुम्हारा सही है। अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, तो मुझे इन्फॉर्म करना है टेलीग्राम पे। ऐसा नहीं कि मैं मतलब मास्टर हूँ, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का तो मैंने लिखा ही नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 माइनस हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। और थियोरेटिकल कौन कॉन्सेप्ट होता है, थियोरेटिकल होता है हमारे पास मॉलिकुलरिटी, सुबह ही बताया हूँ, ठीक। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टोकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। 9 का 3, 9 का 3 सही है। ऑर्डर यही तो होता है, और क्या होता है, ऑर्डर हमारा यही तो होता है। जैसे मान लो लिखा हुआ कहीं पे ए एक्स इक्वल टू नहीं, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई रेट इक्वल टू के। तो ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, ये पावर ही तो होता है एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्या था, पहले कहीं पे लिखा होगा एक्स से प्लस वाई बी, तो यही हमारा क्या लिखते हैं हम, ए पे पावर एक्स प्लस बी पे पावर वाई। सुबह ही कई बार समझाया हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक। तो 9 का 3 सही है। 10 का देखो, कह रहा है फिर से 4.2 को फिगर को देखो, 4.2 फिगर को, और बताओ कि कौन सा इंस्टेंटेनियस शो नहीं कर रहा है, कौन सा इंस्टेंटेनियस शो नहीं कर रहा है 40th सेकंड पे, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं 40 सेकंड पे। तो देखो V5 माइनस V2, V5 में से जब V2 घटाओगे तो V5 हमारा 50 है और V2 हमारे पास हमारे पास 30 है, ये सही है। दूसरा देखो V4 माइनस V2, V4 में से जब V2 को घटाओगे तो 50 माइनस V2, 30 पर भी है क्या, 10 का कितना दिया है, बी तो दिया है, 30 थोड़ी ना है, ये देखो 40 भी है। यहाँ से V4 में से V2 को जब घटा रहे हो तो 50 है और 40 है, 30 थोड़ी ना है, तो ये गलत हो गया। V3 चेक कर लो, V3 माइनस V2, ये देखो V3 कितना है 40 है, V2 कितना है 30 है, सही है। V3 माइनस V1 चेक कर लो, V3 कितना 40 है, V1 कितना 20, 40 माइनस 20 सही है। बस ग्राफ को देख के प्लस माइनस करना और कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा करेक्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो क्यों सही है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, यही होता है ना। और मैंने क्या बोला था, ये जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ ए प्लस बी एक्स और ये वाई बी गिव्स कर रहा है सी सी प्लस डी डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट पे, बस रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बल्कि ये जो रेट कांस्टेंट होता है वो तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। कई बार सुबह से चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ। तो देखो ये रेट हमारा डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट पर ही। जब धीरे धीरे टाइम हमारा बीतता जाएगा, तो मान लो ए से बी बन रहा है कोई रिएक्शन है, तो इसका जो क्वांटिटी होगा वो तो घटता जाएगा ना। जैसे मान लो पहले ये था, ये 0 था, तो ए माइनस एक्स होगा तो एक्स बनेगा, यानी कुछ घटेगा तभी तो बनेगा। यानी रिएक्टेंट धीरे धीरे घटता जाता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनता जाता है। तो रिएक्टेंट घटेगा तो अपने आप रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप घटेगा, ठीक है। तो वही 11 का ए, 11 का है, ठीक है। 12 का देखो, 12 देखो 12, चलो कह रहा बीच ऑफ द फ्लाइंग करेक्ट। देखो मैंने कुछ नहीं तुम्हें बोला था, बस क्या बोला था, डी अपन डी टी लिखो, क्या लिखो 5 है ना यहाँ पे, तो 5 चला जाता क्या, नीचे चला जाता ना, -1 अपन एक्स -1। देखो मैंने क्या बताया था यहाँ ऊपर, सबसे पहला इक्वेशन देख लो, क्या बोला था, ए है तो कोफिशिएंट चला जाता है नीचे -1 अपन ए, ठीक है। और रिएक्टेंट में निगेटिव लेते हैं, प्रोडक्ट में पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमको करना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना। लगा देते हैं अपना इक्वेशन, क्या हो जाएगा 1/5 माइनस में डी बी आर अपन डेल्टा में दिया है तो डेल्टा में लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा बी आर अपन डी टी, ठीक है। और एच हाइड्रोजन में चाहिए ना, देखो सब में हाइड्रोजन में दिया तो हाइड्रोजन और लिख लो, हाइड्रोजन ही है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट हमारा, तो माइनस में 1/6 डी एच अपन डी टी, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो माइनस से माइनस तो पहले खत्म हो जाएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन होगा नहीं। और डेल्टा बी आर अपन डी टी क्या होगा, 5 चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 5/6 डेल्टा एच अपन डेल्टा टी, मिला लो, डेल्टा बी आर अपन डेल्टा टी सी, 12 का सी सही है।
कुछ करना नहीं था, अपना इक्वेशन बना के जो भी होता है माइनस माइनस कट गया, वो दोनों रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट होता तो एक प्लस होता है, आंसर माइनस में होता, लेकिन माइनस कहीं दिया नहीं हुआ, तब भी हमारा सी होता। तो 12 का क्या है, सी है। ठीक है, 13 का देखो, कह रहा है कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो मुझे ये बताओ, एक कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए, एक्सोथर्मिक में क्या होता है बाबू, डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। इसका मतलब है अगर डेल्टा एच को निगेटिव करना है, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को ज़्यादा होना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होना पड़ेगा ना, ज़्यादा होना पड़ेगा ना। तो चेक कर लो किस में ज़्यादा है। तो ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो देखो पहले में ही ज़्यादा है, तो पहला तो होगा। इसमें देखो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज़्यादा हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से यहाँ तक है, तो ये ज़्यादा हो गया। इसमें दोनों बराबर हो गए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, ए ओनली, 13 का है। समझ गया ना कैसे निकाला हूँ। और ये भी एक पहचान है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, मैंने सुबह तुमको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें प्रोडक्ट नीचे होता है, उसमें प्रोडक्ट क्या होता है, नीचे होता है और रिएक्टेंट ऊपर होता है। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का 1। ठीक है, 14 देखो, कह रहा रेट रिएक्शन दे दिया, रेट इक्वल टू दे दिया के ए बी, रेट क्या दिया बाबू, ए और बी। देखो अगर तुम इससे निकालोगे तो रेट क्या आएगा, के ए बी का स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि 2b है तो बी का स्क्वायर। लेकिन तुमको पहले ही दे दिया रेट यहाँ पे, तो इसके हिसाब से नहीं निकालोगे, जो दिया है उसके हिसाब से निकालोगे। एक्सपेरिमेंटल होता है ना, तो जो दिया उसके हिसाब से निकालोगे। तो रेट इक्वल टू ए बी दिया है। कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल, बी को तुमने डबल कर दिया, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। ये देखो क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। मैंने सुबह ही बोला था रेट कांस्टेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेम रहेगा। 14 का 1, 14 का 1। ठीक है, 15 का देखो, कौन सा इनकरेक्ट है, पहले पढ़ लेना करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इट कंसिडर कोलिजन थ्योरी है ना, तो इट कंसिडर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर इन, बिल्कुल सही बात है। हार्ड ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मान लेता है, ऐसे आपस में वो कोलाइड करते रहते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन रेट ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही बात है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन करता है और थ्रेशोल्ड एनर्जी डिटरमाइन करता है। सुबह ही तो पढ़ाया है अभी। कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अच्छा बेटा, डी देख लो, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये देखो ओरिएंटेशन भी इसमें है, ये भी सही नहीं, पहला दूसरा चौथा सही है। 15 का सी, 15 का सी। देखो पहला तो ऐसे ही सही था, ठीक है, दूसरा भी सही था, चौथा देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होता है उसमें, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक, तो सी गलत हो जाएगा हमारा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात ही मत करो अभी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर रहेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा, उसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक इधर जा रहा है तुम इधर जा रहे हो, तो कहाँ से कोलिजन होगा, तो ओरिएंटेशन एक ऐसे आए, एक ऐसे आ रहा है तो एक ऐसे आए, ओरिएंटेशन होगा तभी तो कोलाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट है, इतना में हाउ मच टाइम, 100%। देखो तुम्हें एक चीज़ मैं सुबह ही सिखाया हूँ, जो लोगों ने सुबह के लेक्चर किए होंगे उनके लिए हलवा हो जाएगा, पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा। ठीक है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, लिखवाया ना मैंने, देखो वही पूछ लिया उसने, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 16 का 4, 16 का 4। ठीक है, 17 का देखो, फिर दे दिया हमको, इससे कोई मतलब नहीं होगा, हमारे पास ये दे दिया डाटा, डाटा से निकालेंगे। डाटा देखो कैसे निकालते हैं, कंसेप्ट में बताता हूँ। एक को कर लो कांस्टेंट, जैसे ए में देखो ये दोनों सेम है ना, यानी ए तो सेम होगा, तो ए का हटा दो, तो ए सेम हो गया जहाँ पे, वहाँ पे देखो बी क्या हो रहा है, 2 गुना, यानी बी जब 2 गुना हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना, यानी जब हम लोग बी को 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो रेट हमारा क्या हो रहा है, 4 गुना, यानी बी का स्क्वायर होगा ना, डबल है ना। देखो जब बी को हम लोग 2 गुना कर रहे हैं, ए को कांस्टेंट कर दिया 30 0.30 0.33, और बी को हमने 0.3 से 0.6 कर दिया, यानी 2 गुना हमने बढ़ा दिया, तो जैसे हमने 2 गुना बढ़ाया ये 4 गुना बढ़ गया, यानी बी का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब बी को कांस्टेंट करो, बी को कांस्टेंट करो, देखो 0.30 0.30 ये दोनों कांस्टेंट हो गया,
तो अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए, ए देखो अगर बी को हमने कांस्टेंट कर दिया तो ए देखो डबल हो गया, यानी ए को हमने 2 गुना बढ़ाया, ए को हमने 2 गुना बढ़ाया, ए को हमने 2 गुना बढ़ाया, तो कितना बढ़ रहा है 2 गुना। ए को हमने 2 गुना बढ़ाया तो ये भी 0.1 से 0.2 ये भी 2 गुना बढ़ रहा है, यानी ये पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ए को 2 गुना बढ़ा रहे हो तब भी 2 गुना बढ़ रहा है, बी को 2 गुना बढ़ा रहे हो तो 4 गुना बढ़ रहा है, तो यानी ए पे पावर 1 होगा, बी का स्क्वायर होगा। समझ गया ना। तो 17 का 2, 17 का 2 ऐसे लगाएंगे। पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पूरे नीट का क्वेश्चन ऐसे ही लगाएंगे हम लोग। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हो, रेट लिख रहे हो, एक्स लिख रहे हो, वाई लिख रहे हो, बहुत लेंदी हो जाएगा। 18 का देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अल्टर नॉट करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है, चेक कर लेते हैं। कैटलाइज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, सही बात है, सुबह ही लिखवाया था, सेम चीज़ें लिखवाई थी। इट अल्टर्स द डेल्टा जी, अभी मैंने क्या बोला था तुम्हें, ये गलत हो गया। मैंने क्या बोला था, उसने डेल्टा एच को तुम्हारा टच नहीं करता है, डेल्टा एच को टच नहीं करता है, डेल्टा एच को नहीं टच करेगा तो डेल्टा जी को कैसे चेंज कर दोगे। गिब्स एनर्जी और डेल्टा एच रिलेटेड होता है ना। इफ इट इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, सही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सुबह ही लिखवाया था मैंने। और ये अल्टरनेट मैकेनिज्म, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना था तब इसको इतना कर देता है, यही तो मैं सुबह लिखवाया हूँ सारी चीज़ें। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच को कांस्टेंट नहीं करता। तो 18 का 2, 18 का 2, 19 का देखो, सॉरी पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, गाँव है तो जानते ही हो, किसी को देखते हैं भौंकने लगते हैं। 19 देखो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस पे डिपेंड करता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, सही बात है। ये देखो इसका सी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तुम याद रखना कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट पे, रेट कांस्टेंट। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर, मैंने सुबह क्या बताया था कि जो ऑर्डर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर बताया था कि वो रिएक्टेंट के एक्सेस होने पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, इस पे डिपेंड करता है। इसको कर लेना याद, और जो नोट्स तुमने बनाया था सुबह उसमें इसको ऐड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का 2, ठीक है। 20 देखो, ए से बी में जा रहा है बाबू, तो ए हमारा रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो ये बताओ रिएक्टेंट पहले घटेगा और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बी चेक कर लो। देखो रिएक्टेंट पहले घटा धीरे धीरे, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट हमारा बढ़ा। तो 20 का बी, 20 का बी, 21 देखो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सारे, ये सारे हमारे क्या है, मल्टीपल, क्या है ये मल्टीपल करेक्ट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, ये क्या हमारे पास मल्टीपल करेक्ट वाले हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, रेट लॉ कैनॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस केमिकल रिएक्शन इफ रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज एन एक्सेस। सुबह मैंने तुम्हें क्या बताया था, बताओ तो, सुबह मैंने क्या बताया था तुम्हें कि रेट लॉ, अगर कह रहा है कि रेट लॉ डिटरमाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेट लॉ कब कब डिटरमाइन नहीं हो सकता, देखो एक्सेस में है तब डिटरमाइन नहीं हो सकता, सुबह ही बताया था, ठीक है। और एलिमेंट्री रिएक्शन में, मतलब सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया ना। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, एक एक एक, एक ऐसे करके एलिमेंट्री रिएक्शन से तो पूरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। तो इसके लिए भी रेट लॉ तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, यानी दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, यानी ये और ये तो हो गया। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ तो लगा सकते हो ना, रेट इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई लगाते। तो पहला रिवर्स रिएक्शन इज इन्वॉल्व, तो एक चीज़ याद रखना, रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ तुम नहीं लगा सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने नोट्स में डाल लेना। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स में है तो उसको तुम नहीं लगा सकते हो। ये चीज़ें तुम्हें पता है कहाँ पता, जब तुम PYQ करोगे तो वहाँ पे तुमको एलिमेंट्री रिएक्शंस वाले जब मल्टी कंसेप्ट आएंगे, मल्टी स्टेप रिएक्शंस आएंगे, तो वहाँ पे जब हम लोग स्लो स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो जो इंटरमीडिएट होते हैं उन लोग उसको हटाते हैं, और मैक्सिमम चांस ये होता है कि वो जो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक नए को उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन दी होती है, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ठीक, वहाँ पे इन कंसेप्ट का हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। तो 21 का हो जाएगा ACD। 22 का देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इक्वल टू द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्युलरिटी, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर इज लेस देन मॉलिक्युलरिटी, गलत बात।
ये गलत बात, ये गलत बात। मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो, बिल्कुल सही बात। मॉलिकुलरिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि इंटीजर होती है ना, तो जीरो होगी नहीं, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इन्फाइनाइट तक होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। उसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 22 का ए और डी। ठीक है, 23 देखो, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, उसमें ओनली वन रिएक्टिंग स्पेसीज इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलरिटी एंड स्लो स्टेप, ये भी सही बात है। तो 23 का ए और बी सही बात है। अरे केवल एक ही रिएक्टिंग हो ना, यूनिमॉलिकुलर में एक ही रिएक्टिंग, एक स्पेसीज रिएक्ट करेगा, और ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी जो होगा स्लोएस्ट स्टेप का वो इक्वल टू 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। अरे एक ही जब स्टेप ही है तो क्या स्लोएस्ट क्या फास्टेस्ट। ठीक, तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1 और ऑर्डर इज 0, ये तो गलत हो गया ना, कैसे मॉलिकुलरिटी 1 होगा और ऑर्डर 0 होगा। ठीक है, बोथ मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर 1। देखो ऐसे तुम नहीं बोल सकते कि 1 हो सकता है, मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आर 1 नहीं बोल सकते। स्लोएस्ट स्टेप लिखा हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो 23 का ए और बी। 24 का देखो, देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन सेम एज मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो 24 का ए हो गया। और ऑर्डर ऑफ ओवरऑल स्टेप रिएक्शन इज लेस देन द मॉलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट, ये तो गलत हो गया। ऑर्डर ऑफ ग्रेटर, ये भी गलत हो गया। मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, देखो चौथा सही है ना। देखो मॉलिकुलरिटी अभी फिर बोला हूँ मैं, मॉलिकुलरिटी क्या होती है, नेवर जीरो नॉर इंटीजर। क्या लिखा है, मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप नेवर जीरो नॉर इंटीजर, हमेशा इंटीजर होती है, मतलब 1 2 3 4 5, कभी फ्रैक्शन नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी, कभी निगेटिव नहीं होगी। तो 24 का 1 और 4। ठीक है, और 25 एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन जीरो ऑर्डर। देखो जीरो ऑर्डर ना, जीरो ऑर्डर के बारे में लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है बाबू, देखो क्यों होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर 0 होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। देखो रेट कांस्टेंट के बराबर है, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। भैया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया हमारा क्या बाबू, रिएक्टेंट है। अमोनिया क्या बाबू, रिएक्टेंट है। अब हमको दिख रहा है कि रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो दूसरा हमारा हो गया गलत। क्या दूसरा हमारा हो गया गलत। तीसरा देखो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया विल रिमेन कांस्टेंट अंटिल अमोनिया डिसअपियर्स कंप्लीटली, बिल्कुल सही बात है। देखो रेट हमारा अमोनिया कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो तीसरा भी सही है। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है। प्रेशर वगैरह बढ़ाओगे, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो मैंने अभी क्या बोला था, हाई प्रेशर पे अलग होता है, हाई प्रेशर पे 0 ऑर्डर है, फर्स्ट लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, सुबह बताया था ना। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। 25 का पहला तीसरा चौथा। 26 का देख लो, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। देखो जैसे मान लो ये देखो, एक सेकंड रुको, ये कम्प्लेक्स हमारा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जब देखोगे सबसे हाईएस्ट पे क्या होती है, इसकी एनर्जी हाईएस्ट है ना। ये रुक जाओ, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो तुरंत ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसको प्रोडक्ट बनाना होता है। तो ये क्या होगा, टूट के प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट बनाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड पहला होगा, और रिएक्टेंट में बी फॉर्म, एनर्जी तो खत्म, ये खत्म। 26 का पहला चौथा सही है। रिएक्टेंट भी तो बन सकता है, अरे इधर जा रहा है तो इधर भी तो आ सकता है, तो एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स टूट के जब प्रोडक्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ रिएक्टेंट भी पीछे अगर आएगा, रिएक्टेंट भी बन सकता है, ठीक है। तो 26 का ए और डी, 26 का ए और डी सही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हो तुम, इंपॉर्टेंट है। 26 का ए डी सही है। 27 देखो,
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो एनर्जी का है वो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, वो मैं तुम्हें जब हाईलाइट करके दूंगा एनसीईआरटी तो वहाँ पे तुम्हें सिखाई जाएगी, वहाँ पे मैं बता दूंगा पूरी चीज़ें। फिर भी देखो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या करता है, ऐसे ग्राफ बनी होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है हमारे पास। और ये हमारा कहता है कि ये देखो ये इसके अंडर जो में एरिया होती है ना वो हमारी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के बढ़ाने पे। नहीं मैक्सवेल 27 है, द फ्रैक्शन ऑफ डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर। देखो ये टेम्परेचर होता है हमारे पास और ये फ्रैक्शन होता है। तो 28 का तो पहला तो हो ही जाएगा, पहला हो जाएगा, और पहला और सी, 27 का पहला और सी, 27 का पहला और सी, यानी कि पहला तीसरा। तो सही तो बात है, पहला और तीसरा है ना, पहला और तीसरा, सही बात है, सही है ना, हाँ सही। चलो पहला और तीसरा, तो रुक जाओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी, रुक जाओ, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं था तुम्हें सुबह, मुझे भी देखो दिक्कत हो रही है। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो, और काइनेटिक एनर्जी को जो तुम ग्राफ बनाते हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे जल्दी जल्दी भागेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप बढ़ेगी। तो उसके वजह से देखो क्या होता है यहाँ पे, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये जो फ्रैक्शन होता है सबसे टॉप वाला होता है, ये बीच वाला मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ये डिक्रीजेज हाइयर टेम्परेचर, जिस जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, देखो घटता जा रहा है ना, इधर देखो घटता जा रहा है, तो पहला तो सही है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एट हाइयर टेम्परेचर, इंक्रीजेज एट हाइयर टेम्परेचर। क्या मैं उल्टा बोल दिया, हाँ देखो उल्टा बोल दिया, सॉरी, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट पढ़ा नहीं हूँ तो दिक्कत हो रही है मुझे। देखो पहला कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिख रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिख रहा होगा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो ये फ्रैक्शन है ना मॉलिक्यूल्स का, देखो धीरे धीरे घट रहा है, पहले बढ़ा फिर तुम बढ़ा रहे हो तो घट रहा है, तो पहला हो गया, ठीक है। और 28 का सी भी दिया है, 27 का सी भी दिया है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। देखो टेम्परेचर तुमने बढ़ाया तो जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम होगा हाइयर टेम्परेचर पे। तो पहला और तीसरा इसका होगा। और तुमको इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, देखो इसको अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें हाईलाइट करके दूंगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें थियोरेटिकल पॉइंट में लिखी हुई है, कई सालों से पूछा नहीं था इसलिए मैंने डाला नहीं था उसको, ठीक है। और ये चीज़ें तुम्हें मैं वहाँ पे पढ़ा देता, क्या बोलते हैं, जब फिजिक्स वाले में पढ़ा था तो फिजिक्स में जो काइनेटिक थ्योरी वैसे आएगा वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई हैं, तो मैं वहाँ तुम्हें पढ़ा देता, ठीक है। तो 27 का 1 और 3, 28 का देखो, एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वो उसका कंसेप्ट यही था कि जो एरिया है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, जो एरिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एरिया जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला, इसका पहला सही हो जाएगा। और एरिया कैसे चेंज नहीं होगा, अगर तुमने टेम्परेचर मान लो बढ़ा दिया, तुमने मान लो ऐसे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो कर्व होगा, जो कर्व होगा ना वो क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, कर्व क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले जो कर्व ऐसे था अब चौड़ा होके ऐसे करके राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एरिया तुम्हारा ये कवर कर रहा था वही एरिया ये भी कवर करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हें जो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं वो तुम्हें अभी मैं हाईलाइट करके जो एनसीईआरटी दूंगा वहाँ तुम्हें मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो 28 का पहला और डी देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व्स ब्रोडन होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले जो कर्व यहाँ पे था कर्व वैसे थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा और पीछे तक ऐसे राइट तक शिफ्ट हो जाएगा, राइट तक, ठीक है। 28 का ए और डी। 29 का देखो आरएनएस इक्वेशन, देखो आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन अभी मैंने तुम्हें बताया कि आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, के इक्वल टू होता है ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। रेट ऑफ रिएक्शन देखो टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये पूरा निगेटिव में थोड़ा सा और कम आएगा, थोड़ा सा और कम आएगा, निगेटिव मतलब क्या हुआ, -10 से -5 में आया, -5 हमारा ज़्यादा होता है -10 यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। अभी इसके पहले भी समझाया था, ठीक। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद, अभी ये भी तो मैंने बताया था, ये देखो अभी ये तुरंत समझाया हूँ कि जैसे तुम एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे, जैसे मान लो पहले 10 था अब तुमने 5 किया तो -5 हो रहा है, माइनस लगाया हो ना तो -5 हुआ, -5 फिर से ज़्यादा है, तो रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विथ इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी घटा दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, दोनों केस में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। तो 29 का
पहला और दूसरा। 30 का देखो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे, बिल्कुल सही बात है। कैटलिस्ट राइजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, गलत बात है। कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट राइजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट अल्टर द इंथैल्पी, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा, चौथा, इंथैल्पी को टच नहीं करता। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करता है? क्या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है ना कैटलिस्ट। तो बी और डी। देखो अगर कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में नहीं लिखा हो तो पॉजिटिव भी मान के चलते हैं ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा कब? जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ताकि जिसका एनर्जी पहले इतना था अब इतना हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना था अब इतना हो जाए, तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना पड़ेगा उसको। तो लोअर्स करता है, राइज नहीं करता। तो बी और डी गलत हो जाएंगे, ठीक है। 31 देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 31 क्या होता है? देखो रिएक्शन रेट और टाइम। भैया रिएक्शन पे तो, इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो पहला हो गया। और इसका मैंने अभी तुम्हें स्लोप बना के तुम्हें दिखाया था मैंने, क्या सी टी इक्वल टू क्या सी नॉट माइनस के टी होता है, तो वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, यानी कि माइनस एम एक्स प्लस सी है। इसका ग्राफ कैसे बनता बताओ? ऐसे बनता ना, और स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के, यही तो होता है। तो पहला और चौथा देख लो, पहला और चौथा। 31 का पहला और चौथा। 32 का देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ बताओ तो टी हाफ क्या होता है बाबू? 0.693 अपन के। क्या डिपेंड कर रहा है क्या इनिशियल रेट पे? तो नहीं, तो पहला सही है। फिर ये देखो लॉग आर नॉट बाई आर अपन टाइम, फिर स्लोप हमारा पहला चौथा। सुबह ये भी इसका पूरा मैंने ग्राफ तुम्हें समझाया हुआ था, देख लो एक बार, फिर से दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मैंने बताया था, ये रेट पे डिपेंड नहीं करेगा। और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन तुम्हें ये दिखाया था ए नॉट और टी पे, और पूछा कहाँ पे? स्लोप पूछा था। तो स्लोप के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 2.303 वाला फॉर्मूला तुम यूज़ करके स्लोप निकाल सकते हो, माइनस के टी अपन लॉग ए टी अपन दोनों, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, पूरे एग्जाम्पलर के 32 क्वेश्चन हमने निपटा दिए, ठीक है। एग्जाम्पलर वाइज अब हमारे हो गए ख़त्म, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, 4.1, 4.2, 4.2 पहले एग्जाम्पल्स निपटाते हैं, पहले एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल्स के बाद इंटेक्स्ट वाले करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर जाकर पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल 4.2। तो देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा और आंसर मैं तुम्हें लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आंसर लिख के रखे, आंसर कितना कितना होगा, ठीक है। देखो स्टेप बताता हूँ मैं तुम्हें, ये ज़रा बता दो मुझे। देखो क्या लिखा है, पहले 2N2O5 4N2O2 लिखा है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट कैसे, कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ लिख देता हूँ 1/2 माइनस में N2/5 dt, यही होगा ना, इक्वल टू 1/4 NO2/dt, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, इक्वल टू O2/dt। O2 का कोई है नहीं उसके लिए, ठीक है। हमसे कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट इतना टेम्परेचर स्टडी बाय इतना इतना इतना, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 is 2.33, after 184 minutes it reduced to 2.08, द रिएक्शन टेक्स प्लस इतना, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा तो मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितना होगा। N2O5 का पूछा ना, तो पहले लिखो क्या 1/2 और N2O5 फाइनल प्रोडक्ट माइनस N2O5 इनिशियल प्रोडक्ट, यही तो बोला था मैंने, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, यही तो बोला था। तो लिख लो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपन टाइम। तो सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, देखो खत्म हो गया क्वेश्चन। हाफ ए फाइनल कितना था, और माइनस तो लगेगा ना, माइनस बाहर लगेगा हमारे पास, ठीक है। तो माइनस ए फाइनल कितना है 2.08 है, माइनस ए इनिशियल कितना है 2.33 है, टाइम कितना है 184 मिनट्स है। तो देखो 184 मिनट्स है, तो पहले आंसर निकाल लो किसमें, मिनट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये माइनस है, ये भी आंसर माइनस में आएगा ना, 2.08 से जब बड़े को हटाओगे 2.33 को, ये भी माइनस में आएगा, तो पूरा आंसर हो जाएगा प्लस। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 2.08 में से 2.33 घटा दो, देखो 2.08 2.33, 8 में 3 जा 5, ऐसे कर लो, निगेटिव ही तो करना हमको। तो 2.33 2.08, 13 में से 8 जा 7, नहीं 5 और 2 और ये 0, यानी कि माइनस में 0.25, यानी कि माइनस में प्लस हो जाएगा 0.25
अपॉन 2 इंटू 184 मिनट्स। तो इसका आंसर किस में आ जाएगा? आंसर देखो 4.2 का, 4.2 का आंसर 1.1, देखो कहाँ गया 2, इसका हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5। ये मिनट में दिया था, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आया है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो मैं अगर पूरे क्वेश्चन को इतना लेंदी एनसीईआरटी का कैलकुलेशन लेंदी होते हैं, तो अगर मैं कराने पे आ जाऊँ एक क्वेश्चन को तो बहुत लेंदी हमारी वीडियो होगी और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुम्हें बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुम क्वेश्चन को पॉज करो, सॉल्व करो, कैलकुलेटर का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो ठीक। तो तुम्हें इसको करना है, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना आंसर आ लो और ये आंसर यहाँ से मिला लो, ठीक है। ऐसे करके करना हमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो 4.2 खत्म हो गया। अब आते हैं 4.3 पे, 4.4 पे कह रहा है रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। बताओ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ। तो ये बताओ, मैंने सुबह तुम्हें क्या बताया था, मोल पर लीटर 1 - n, यही पर सेकेंड होता है। तो चेक कर लेते हैं पहले, पर सेकेंड किसका होता है यार, सिंपल सी बात है यार, पहले रखो n का वैल्यू 0, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो मोल पर लीटर 1 - 1 0 हो गया, खत्म हो गया पर सेकेंड, यानी हमारा आ गया 0 ऑर्डर का। n का वैल्यू 1 रखो, फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 - 1 0, ये 1 - 0 1 आया था 0 में, और 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 का मतलब क्या, पूरा पूरा हमारा 1 हो जाएगा ना, 1 - 1 यानी किसी पे पावर 0 होता है तो 1 होता है वो। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा मोल पर लीटर पे पावर 0 और पर सेकेंड, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी पर सेकेंड। पर सेकेंड किसका है बाबू, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। इस पर n का वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकेंड, यानी कि मोल पर लीटर पावर -1 पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पे +1 हो जाएगा और सेकेंड। तो ये देखो, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, यानी कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। वही हमसे पूछा था, समझ गया ना कैसे। यही चीज़ अगर तुमको मालूम होती, ये वाली चीज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड से होती है, सुबह ही बताया। प्रेशर के लिए ATM 1 - n पर सेकेंड होती है। तो 2.4 का हमारे 4.4 मैंने हो गया, ठीक है। 4.5 देखो, फिर वही सेम चीज़ है, फिर वही सेम चीज़ करना है। अभी अच्छे से सिखा रहा हूँ क्योंकि PYQ में जल्दी जल्दी करा दूंगा, ठीक है। चलो, इनिशियल कंसनट्रेशन में पहले कुछ मत लिखो, पहले लिखो क्या, -N2O5 अपॉन dt इक्वल टू 1/2 NO2 प्लस 1/2 है तो उल्टा होगा तो क्या होगा, 2O2 अपॉन dt। प्लस नहीं होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये देखो इक्वल टू 2O2 अपॉन dt। 2 क्यों हुआ बाबू, क्योंकि अगर मान लो 4NO2 है तो क्या लिख रहे हो, 1/4 NO2 बाई dt लिखते हो ना। तो मान लो 1/4 NO2 है तो उसको उल्टा करोगे ना तो 4NO2 अपॉन O2 आ जाएगा, समझ गया ना। तो पहले हमने अपना रेट लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, अब जो पूछा है कर दो। कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 का कितना था, 1.24 था। इनिशियल कितना था, 1.24 इंटू 10⁻⁻2 था। और कंसंट्रेशन ऑफ 60 मिनट के बाद, क्या कह रहा है, 60 मिनट के बाद हो गया हमारे पास 0.20 इंटू 10⁻22 रेट कांस्टेंट। देखो कितना, मतलब क्या ही बताऊँ तुम्हें। सबसे पहले तुम रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, के N2O5 अपॉन dt, यही तो होगा ना। रेट इक्वल टू के होता है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट इक्वल टू क्या होता है, के होता है। तो बस अपना पुट कर दो, देखो रेट कांस्टेंट पूछा है तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमसे रेट ऑफ रिएक्शन तो पूछा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन, अरे यार हमसे रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी ना पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट कांस्टेंट, वो भी टी टाइम के बाद। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या, एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, रेट इक्वल टू क्या होता है बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, के पूछ रहा है ना, के इक्वल टू क्या होता है बताओ, 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, कितना रिमेनिंग बचा हुआ, कितना बचा हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2.303
अपन टाइम कितना बताओ, 60 मिनट है ना, 60 मिनट, ये देखो 60 मिनट है, तो 60 मिनट को पहले कर लो सेकंड में या मिनट में, ये लाते हैं कोई दिक्कत नहीं। 60 मिनट लॉग इनिशियल कितना था बाबू, 1.24 इंटू 10⁻² था, और कितना बचा हुआ है 60 मिनट के बाद, 0.2 इंटू 10⁻² बचा हुआ है, ये है ना। ये तो ये ख़त्म हो गया, और ये हमारा कितना बचाएगा 1.24 अपन 0.2 यानी कि 112.4 अपन 2 यानी कि 6.2 यानी कि log 6.2, तो log 6.2 हो जाएगा। log 6.2 का वैल्यू कितना होता है, मैंने बोला था तुमसे log 1 से लेके log 10 तक का कम से कम वैल्यू याद रखना, बिना log के वैल्यू के तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो वही चीज़ हुआ, log 6 का वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए था, तो log 6 का वैल्यू देखो मैंने लिख के रखा हुआ कहीं पे 4.5। log 6.2 का वैल्यू जो भी होगा उसको पुट करोगे तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा 0.0304 पर मिनट। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि log 1 से लेके log 10 तक का वैल्यू कम से कम याद रखना, ठीक है। तो जिसको भैया याद है उसको पता होगा log 6 का वैल्यू कितना होता है। मान के चलो log 6 का लगभग 7 के राउंड आएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, जैसे log 2 का 0.3 आता है, ठीक है। log 2 का 0.303 करके कुछ आता है, तो log 3 का जस्ट 0.4 वगैरह कुछ आता है, तो वैसे log 6 का लगभग 0.78 वगैरह करके कुछ आएगा, ठीक है। तो मैंने भी याद नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने बोला था तुम्हें याद करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है हर जगह ये क्वेश्चन, हर जगह कंसेप्ट आएगा और बिना log के लगा नहीं पाओगे, ठीक। तो इसका आंसर आएगा ये, मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें। और log की वैल्यू तुम्हें याद करनी थी, अगर तुमने नहीं याद की होगी तो परेशान मत होना, अभी इसका जब पार्ट 2 आएगा तो मैं log की वैल्यू एक जगह पे लिख दूंगा, और एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालते पहले सिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो परेशान मत होना, आगे बढ़ो। 4.6 नहीं 4.6 पे, इसके एग्जाम्पल पे देखो, कह रहा है डाटा दिया है और हमको तुरंत दिया है, क्या तुरंत, देखो एटीएम में दिया है, तो एटीएम का तुरंत तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या K इक्वल टू 2.303, यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला था ना हमारा, सेम फॉर्मूला लगाया था हमने, अपन T log P0 अपन 2P0 माइनस PT, यही फॉर्मूला होता है ना, बस लगा दो। रेट कांस्टेंट ही पूछा है, तो 2.303 अपन टाइम देखो कितना है, टाइम देखो कितना है, टाइम देखो कितना है 100 सेकेंड, यही है ना, देखो 100 सेकेंड का टाइम गैप है ना, 100 सेकेंड। लॉग इनिशियल कितना प्रेशर है 0.5 है, फाइनल कितना होगा 2P0 यानी 0 यानी 2 इंटू 0.5 क्या होगा 1 हो गया, माइनस P लास्ट में टाइम T पे कितना है 0.512, तो 1.000 और 0.512, 10 में से 2 जा 8, 9 में से 1 जा 8 और 9 में से 5 जा 4 और ये 0.488 यानी कि ये हो जाएगा 2.303 अपन 100 लॉग 0.5 अपन 0.488, इसका वैल्यू देख लेते हैं 4.6। देखो फिर मैंने नहीं लिखा, देखो ये लगभग 0.48 है ना, लगभग 0.5 ही आएगा, तो 2.303 अपन 100 रेट कांस्टेंट निकालना है ना। देखो रेट कांस्टेंट जो होगा हमारे पास, मान के चलो आंसर कितना दिया 4.6 का आंसर कितना दिया है 4.98 इंटू 10 पावर -4 पर सेकेंड 4.6 का। तो तुम्हें कुछ करना नहीं, देखो सारी चीज़ तो मैंने बता दिया ना, 2P0 माइनस PT, 2P0 माइनस PT सब कुछ तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। रेट कांस्टेंट पूछा था, रेट कांस्टेंट में निकल जाएगा यहाँ से, एटीएम में दिया हुआ प्रेशर सही तो है, इसको सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लॉग 0.5 है, ये भी लगभग 0.488 है, इसको तुम लगभग 0.5 मान लेना, तो लॉग ये पूरा 1 आ जाएगा, तो 1 जब आएगा तो लॉग 1, तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है चेक कर लेना वहाँ से, लॉग 1 आ जाएगा, तो यार लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो यार लॉग मैंने पढ़ा नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने लॉग पढ़ के नहीं आया मैं, ठीक है। तो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ लॉग कैसे निकालेंगे और एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था लॉग 1 to 10 का तुम याद रखना, ताकि मुझे यहाँ पे दिक्कत ना हो, बट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अभी मैं जब सेकंड पार्ट इसका आएगा तो तुम्हारे पूरे लॉग 1 to 10 का वैल्यू तुम्हें यहाँ पे लिख दूंगा, और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो परेशान मत होना, बस
सीक्वेंस देखो कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, खुद से सॉल्व करके आंसर मिला लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इतनी मतलब सही है, इतना मतलब फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला ये होता है 2 P0 माइनस PT, जो भी था जहाँ जहाँ था मैंने लिख दिया, ठीक। आ जाओ 4.7 पे। देखो रेट कांस्टेंट कितना दे दिया, 5.5 इंटू 10⁻⁻14 हाफ लाइफ। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, 0.693 अपन के होता है ना, 0.693 अपन के कितना होगा, 5.5 इंटू 10⁻14 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 4.7 का आंसर कितना आएगा, 1.26 इंटू 10⁻13 आएगा। कुछ था नहीं, रेट टी हाफ और इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें सुबह ही बताया कि टी हाफ और के में रिलेशन क्या होता है। देखो कभी कभी तुम्हें क्या देगा, तुमसे पूछेगा टाइम कितना होगा, लेकिन ये टी हाफ होता है, ये टाइम नहीं है, टी हाफ होता है। तो टाइम निकालने के लिए तुम्हारे पास के निकल गया ना, देखो के निकल गया, तो टाइम के लिए तुम फॉर्मूला लगा देना 2.303 अपन के लॉग ए नॉट अपन एक्स। सिंपल सा फंडा है। यहाँ से के निकालो, टी पूछा, मान लो यहाँ से पहले टी दिया होगा तो के पूछेगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हर जगह काम आएगा। 4.8 देखो ये तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। इसमें बोला है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, उसने बोला है बस प्रूव कर दो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बस इसको प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन देखो मतलब आएगा नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल तो आना नहीं है, तो इसलिए तुम्हें होमवर्क है, तुम चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ तो, फिर वही फॉर्मूला लगेगा के इक्वल टू टी अपन 2.303 सॉरी के इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग ए। इनिशियल कितना था बताओ, मान लो एक्स था, मान लो ए था इनिशियल, फाइनल कितना बचा, कंप्लीशन ऑफ 99.9% यानी कि 99.9% कंप्लीट हो गया, यानी 99.9 अपन 100 कंप्लीट हो गया, यानी कि 0.999 कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना, पहले ए था मान लो 1 था, उसमें 0.999 घटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 0.999 ए। उसको यहाँ सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा इसका, बता ही दूँ क्या, सब कुछ तो दिया है इसमें, बताना क्या है, सब तो दिया है यहाँ पे। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे तो ए से ये तो पहले कर दिया, खत्म करो इसको, 1/1 माइनस 0.999 इसको सॉल्व कर लेना, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, जो भी तुमने पूछा वो प्रूफ हो जाएगा। बस यहीं से डालना, के का वैल्यू आ गया, ठीक है। और टी हाफ हमसे पूछा है, के इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपन टी हाफ, तो यहाँ से टी हाफ निकाल लेना 0.693 अपन के करके। समझ में आया ना। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत होगी तो परेशान मत होना, एनसीईआरटी क्वेश्चन टफ होते हैं, क्योंकि यही एनसीईआरटी है जिससे जेईई मेंस के भी क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस के भी क्वेश्चन बनेंगे, नीट के भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हो सकता है कैलकुलेशन लेन दिया है, मैथमेटिक्स जो आ रहा है ना, लॉग वाला जो बम्पर लॉग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आता नीट में। अभी जब तुम नीट वाले क्वेश्चन करोगे चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इतने टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में करा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे तो उड़ाई दोगे, ठीक। तो 4.8 तुम्हारे लिए होमवर्क था, फिर भी मैंने सब कुछ बता दिया कैसे करना है। 4.10 देखो रेट कांस्टेंट दिया है 500 700 पे 0.02 0.07। देखो यहाँ पे तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए, देखो K1 दिया है 500, K2 दिया है 700, ठीक है, नहीं टेम्परेचर T1 दिया है 500, T2 दिया है 700, K1 दिया है 0.02, K2 दिया है 0.07। तुम तुरंत क्या लगाते बाबू, लॉग K2 अपन लॉग K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। लॉग K2 कितना 0.07 अपन 0.02 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितना, एक्टिवेशन निकालना हमको अपन 2.303, आर का वैल्यू 8.314 रखते हैं, क्योंकि किलो जूल वगैरह में निकालना होता है ना, तो इसके लिए 8.314। जब कैलोरी में निकालना रहेगा तो सीधे 2 लिख देंगे, आर का वैल्यू 2 लिख देंगे कैलोरी में। तो 1/T1 कितना था 500, देखो यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, क्योंकि 500 में 700 घटाओगे तो अपने आप माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो यहाँ पहले तुमको T2 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे T1 करना पड़ेगा सेकंड में। 1/500 माइनस 1/700, बस इसको सॉल्व कर दो। यहाँ तुम्हें समझा देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा, ये log 7/log 2 बचेगा। क्या बचेगा, log 7/log 2, यानी कि log 7 माइनस log 2। देखो log m इंटू एन जो होता है वो होता है log m प्लस log n, और log m बाई n जो होता है वो क्या होता है log m माइनस log n होता है। तो log 7/2 हो गया ना, तो log 7 माइनस log 2 कर दोगे, तो log 2 का वैल्यू लगभग 0.303 के अराउंड होता है, याद नहीं मुझे, और log 7 का लगभग 0. कुछ मान के चलो 8 वगैरह के अराउंड आएगा, 0.8 या 0.9 के अराउंड। तो वहाँ से इसका वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ पे रख के एक्टिवेशन एनर्जी तुम सॉल्व कर लेना,
सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर दिया है 4.10। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 18,230.8 जूल। और तुम्हें ये कहीं देखना नहीं है, एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना। तो ये 4.110 हो गया हमारा, ठीक है। 4.11 एग्जाम्पल है ये भी। यहाँ पे तुमसे एक्टिवेशन एनर्जी तो निकल गया, तुमसे ए भी पूछा था, तो ए निकालूँ कि ना निकालूँ, कभी पूछा नहीं आज तक। देखो ए निकालना बहुत मुश्किल होता है, लॉ वगैरह कंसेप्ट होता है, कभी आज तक पूछा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ए कैसे निकलेगा। देखो के इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी होता है ना। तो हमको जब भी के निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, के का वैल्यू देखो कितना आता, के का वैल्यू कितना था, किसी एक को उठा लो 0.02 कर लो, ठीक है, ए को निकालना है। और ई टू द पावर माइनस ई आर टेन, ई टू द पावर माइनस 18,230 मान लो इसको, अपान आर टी, आर का वैल्यू तुम 8.314 लिख सकते हो, और ये 0.02 पे टेम्परेचर कितना था, 500 था, 500, ठीक है। तो जब तुम लॉग लेते हो, तो क्या होता है, एल जब लेते हो, पहले एल ले लो, एल 0.02, तो ये क्या हो जाएगा एल ए और माइनस 18,230, सीधे ये जो पूरा होता है ना वो नीचे आ जाता है, तो 8.314 इंटू 500। देखो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, इसलिए नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं मेंस में, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट मिलता है, और सारे बच्चे मैथमेटिक्स के होते हैं, इसके वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ए मत निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, ए मत निकालना, क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, लॉग वगैरह एंटी लॉग में फंस कर रह जाओगे। जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में लॉग एंटी लॉग वाले हैं वो तो मैं करा दूंगा तुम्हें, बहुत ईजिली वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और लॉग और एंटी लॉग की जो कंसेप्ट होते हैं, अभी मैं तुम्हें जैसे सेकंड पार्ट, ये 1 घंटे की वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके बाद सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसमें लॉग और एंटी लॉग 5 मिनट खत्म कर दूंगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन पर टच करूंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर फिर से दिया है, डिकम्पोजिशन मिथाइल आयोडाइड बाय रिएक्शन इतना 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 इतना। रेट कांस्टेंट देखो कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 दिया है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना दिया बताओ, 209 किलो जूल दिया है। रेट कांस्टेंट हमसे पूछ रहा है एट 700 केल्विन, ये 600 केल्विन पे था, टेम्परेचर कितना था 600 केल्विन, और हमसे के पूछ रहा है T2 कितना है हमारा 700 केल्विन पे। फिर वही हमारा फॉर्मूला होता है क्या, लॉग K2 अपन K1, K2 कितना 700, K1 नहीं टेम्परेचर है ना ये, तो लॉग K2 K2 हमसे पूछ रहा है, K1 हमको मालूम है, K1 मालूम 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इसकल टू एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया बताओ, 209 किलो जूल को कर लो जूल में, 10⁻³ जूल अपन 2.303 इंटू आर 8.314, टेम्परेचर 1/600 माइनस 1/700। इसको सॉल्व कैसे करोगे, पूछोगे भैया ये लॉग K2 है, अपन K1 है, कैसे करें, तो कुछ मत करो, लॉग K2 माइनस लॉग K1 होता है ना, लॉग K1 की जगह पे क्या रखोगे बताओ, लॉग 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा तुम्हारे पे, देखो लॉग K2 इसका आंसर 4.11 का आंसर कितना दिया है, देखो इसको जब सॉल्व कर लोगे पूरे को, तो लॉग K2 का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा, कितना दिया था उसमें -2.197, ठीक है। लॉग 1.6 इंटू 10⁻⁻5 वगैरह को पुट करके जब सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा लॉग K2 का वैल्यू आएगा -2.197। तो अब इसको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग को अगर लॉग टर्म को हटाना तो एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लेने के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें एंटी लॉग 5 है कहीं पे, ये निकालना है, तो तुम सीधे क्या करो 10⁻⁻5 लिख दो, कोई दिक्कत। एंटी लॉग 2 है तो तुम 10⁻⁻2 लिख दो, समझ में आया, एंटी लॉग सिखा रहा हूँ। जैसे एंटी लॉग तुम्हें मान लो 6.3 है, तो तुम क्या करो 6 को तोड़ दो, किसमें 6 + 0.3 में, कोई दिक्कत नहीं ना। 6 जो है वो पावर वाला टर्म होता है, 10⁻6 हो जाएगा, और 0.3 किसका होता है 2 का होता है, यानी 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, समझे। मान लो तुम्हारे पास है -15.4, तुम इसको लिख सकते हो -16 + 0.6, -16 पावर वाला टर्म होता है तो 10⁻16 हो जाएगा, इंटू 0.6 किसका होता है 4 का होता है, इसका होता है 4 का, तो 10⁻16 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻16। तो ये हमारा एंटी लॉग का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखो दिया है -2.197, तो -2.197 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको तुम लिख सकते हो -3 प्लस 3 में से घटा दो 0.000
2.197, 10 में 7 3, 9 में 0 0 और 10 में 7 3, 9 में 9 0, फिर 0 हो गया 9 0, 0.9 अराउंड लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3 हो जाएगा इंटू 0.9 किसका होता था 4 पॉइंट कितना है बाबू 4.11 4.11 4.11 -3 प्लस ये 0.8 होगा 0.8 किसका होता है अराउंड 7 का होता है, यानी 6 का और 7 का बीच में, यानी 6 पॉइंट कुछ होगा 6.8 मान लो, तो 6.8 इंटू 10 पे पावर -3 हो जाएगा। तो लॉग ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। तुम्हें देखो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इतना लेंदी कैलकुलेशन तुमसे नहीं पूछेगा, बस लॉग एंटी लॉग का तुम्हें बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, और वो कैसे निकालते हैं कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। तो हमारा 1 घंटा टोटल कंप्लीट हो चुका है, और 1 घंटे में हमने क्या किया 32 हमने PYQ कर लिए और NCERT के हमने सारे एग्जाम्पलर कर लिए, ठीक है। अब पार्ट 2 जो है पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे, अभी जस्ट पार्ट 2 में जितने भी बाकी नहीं पार्ट 2 में क्या करते हैं पहले PYQ निपटा देते हैं, नहीं तुम परेशान हो जाओगे NCERT में इतने लेंदी कैलकुलेशन है। तो पार्ट 2 में सारे PYQ निपटा देते हैं, ठीक है। मान चलो 70 PYQ होंगे, तो मान के चलो 50 मिनट में सारे निपटा देंगे, और PYQ निपटाने के बाद पार्ट 3 में ये जो NCERT के बचे हुए क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये 1 घंटे वाला अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे में फिर से ये मतलब नीट वाले फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू।